हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक महिलाओं की स्थिति। ये बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है जिन्होंने जो है सब्जेक्ट लिया हुआ है एससीपी यानी पंजाब हिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो हम करेंगे मौर्य, गुप्त एवं वर्धन काल के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति, कि इन तीनों काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। लेकिन ये सिलेबस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, जिससे ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी बहुत ही आसानी से पहुँच सके। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 6th क्लास से लेके एमए तक के बच्चों के लिए सारी वीडियो उपलब्ध है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद जो है चैनल बन सकता है। सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल में स्टोरेज भरेगा नहीं, लेकिन समय समय पर आपको जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का वीडियो ज़रूर मिलेगा। इसलिए सोचिए नहीं, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं महिलाओं की स्थिति जो है मौर्य और गुप्त और वर्धन काल में किस प्रकार की थी। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। गुप्त काल में महिलाओं की क्या भूमिका थी, ये हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने पॉइंट व्यू लाया है जो काफ़ी महत्व रखता है और हर क्लास के बच्चों के लिए मददगार साबित भी होता है। यदि हम करें यहाँ बात गुप्त काल में महिलाओं की भूमिका, तो कहते हैं गुप्त काल में औरतों को वैदिक काल की तुलना में उच्च एवं आदरणीय स्थान प्राप्त नहीं था। वैदिक काल से अगर तुलना किया जाए तो गुप्त काल में जो है औरतों की स्थिति दयनीय थी, उच्च स्थान प्राप्त नहीं था और उनको जो है आदर के दृष्टि से नहीं देखा जाता था। उनकी स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई थी और यही बात यहाँ पर जो है गुप्त काल की महिलाओं की स्थिति के अंतर्गत देखा जा सकता है। अगर हम बात यहाँ करें प्रथम समाज में जो है महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो देखा जाए गुप्त समाज में महिलाओं की स्थिति दूसरे दर्जे की थी, यानी इनको प्रायोरिटी बहुत कम दी जाती थी, उनको सम्मान बहुत कम मिलता था, दूसरे दर्जे की थी। और यह माना जाता है था कि वह शादी से पहले अपने पिता की आज्ञा का एवं शादी के बाद अपने पति का आज्ञा का पालन करते थे और अंत में अपने पुत्र के वशु में रहेगी। यानी देखा जाए तो तीनों स्थिति में जो है औरतें दबाव की स्थिति में रहती थी। सब प्रथम पिता के आज्ञा के अंतर्गत चलती थी, उसके बाद शादी के बाद अपने पति की आज्ञा पर, और जब वृद्ध होती थी तो वो अपने पुत्रों के वशु पर रहती थी। देखा जाए तो औरतों के जीवन जो है पुरुषों पर के दया पर आधारित थी और इस प्रकार गुप्त काल भी आम तौर पर पुरुष प्रधान समाज ही माना जाता है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में पुरुष ही औरतें के वशु का ध्यान रखते थे। यानी देखा जाए तो ये पुरुष प्रधान समाज था जिसमें महिलाओं की स्थिति दोये दर्जे की ही थी, लेकिन इस सब के बावजूद समाज में उसे विशेष स्थान प्राप्त था एवं उसे पुरुष का आधा अंग यानी अर्धांगिनी कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि उसे पुरुषों के आधा अंग के समान यानी अर्धांगिनी कहा जाता था और वो अपने पति के साथ समस्त आर्थिक एवं सामाजिक कार्य में भाग ले सकती थी। तो ये भी काफ़ी महत्व बन जाता है। तो देखा जाए समाज में जो है औरतों की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जहाँ पर वो पति, पिता और पुत्र के अधीन कार्यरत रहती थी। यदि हम उस समय बाल विवाह की बात करें गुप्त काल में, तो चलिए देखते हैं बाल विवाह किस प्रकार से प्रचलित थी। देखा जाए तो बाल विवाह गुप्त काल में महिलाओं के बाल विवाह की क्या प्रावधान थी। देखा जाए तो समाज में बाल विवाह का प्रचलन था एवं लड़कियों का प्रायः 6 से 7 वर्ष में ही विवाह कर दी जाती थी। इसका कारण कई थे। इनके जो है इतना कम उम्र में शादी कर देने का रीज़न वहाँ पर यही बनता था कि जो
लड़कियां अधिक उम्र के हो जाती थी उनको अपवित्र माना जाता था, और जो कम उम्र के होती थे उनको पवित्र समझा जाता था। यानी देखा जाए तो लड़कियों की कम उम्र में शादी इस बात का प्रमाण माना जाता था कि वो पवित्र है, और अधिक उम्र हो जाता था तो उनको अपवित्र समझा जाता था। और कई हद तक जो है पिता अपने जो है पुत्री के इस प्रकार के आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उस समय ये प्रावधान बन गई कि 6 से 7 वर्ष की आयु में लड़कियों को शादी कर दिया जाए। और इस बात का प्रमाण हमें मनुस्मृति के अनुसार भी मिलता है, जिसमें पिता को अपनी लड़की का विवाह उसके पूर्ण रूप से परिपक्व होने से पूर्व ही कर देना चाहिए। ये मनुस्मृति में साफ शब्दों में लिखी हुई है, और यदि वह ऐसा करने में असफल होता है तो नरक का भागी होगा। यानी देखा जाए तो इसको धर्म से जोड़ दिया गया कि लड़कियों को 6-7 वर्ष में जो पिता शादी कर देते थे उनको जो है अच्छा माना जाता था, और जो लड़कियों का जो है विवाह अधिक उम्र पे करते थे उनको नरक का भागी माना जाता था। तो कहीं न कहीं धर्म के अंतर्गत वो काफ़ी डर गए, और इसी कारण से जो था गुप्त काल में महिलाओं के जो है बाल विवाह होती थी, जो 6 और 7 वर्ष की उम्र में ही कर दिया जाता था। यदि हम बात करें आगे स्वयंवर पद्धति की, तो स्वयंवर पद्धति का भी प्रावधान उस समय सुनिश्चित था। कहते सामान्य यह माना जाता है कि गुप्त काल में लड़कियां अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकती थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि गुप्त काल में लड़कियां अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकती थी एवं उन्हें उस पति को स्वीकार करना पड़ता था जिसका चुनाव उसके माता पिता उसके लिए करते थे। तो देखा जाए तो यहाँ पर अरेंज मैरिज का जो है प्रावधान सुनिश्चित किया गया था गुप्त काल में, जहाँ माता पिता चाहते लड़कियों को वहीं जो है मैरिज करना पड़ता। किंतु कालिदास की रचनाओं के अनुसार समाज में उस समय स्वयंवर प्रचलन था। अब देखिए कालिदास की रचनाओं में हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि गुप्त काल के अधीन जो है स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। हो सकता है कि स्वयंवर जो प्रचलन थी वो कहीं राजघरानों में हो या उच्च वर्ग में हो, लेकिन आम घरों में ऐसा नहीं था। माता पिता की इच्छा से ही पुत्री को जो है मैरिज करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया था, जिसमें एक लड़की उपलब्ध दूल्हे वरों में से किसी का भी चुनाव कर सकती थी। स्वयंवर के अंतर्गत इस समाज में स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी, और जिसके अंतर्गत वो अपने वर या दूल्हे को जो है चुनाव कर सकती थी। लेकिन शायद स्वयंवर की ये प्रथा सिर्फ समाज के उच्च वर्ग एवं जातियों में ही प्रचलित थी, इसलिए नीच वर्ग के लोगों में जो था अपने पिता के कहे अनुसार ही शादी करने की प्रावधान सुनिश्चित था। तो देखा जाए तो स्वयंवर पद्धति भी थी, लेकिन यहाँ पर साधारण मैरिज भी प्रचलित थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात बात करें बहुविवाह प्रथा, तो मौर्य के बाद गुप्त काल में जो है बहुविवाह प्रथा भी काफ़ी प्रचलित थी। इस काल में बहुविवाह प्रथा भी काफ़ी प्रचलित थी। यद्यपि साधारण लोग प्रायः एक विवाह ही किया करते थे। जो साधारण व्यक्ति होते थे, साधारण नागरिक होते थे, वो एक ही विवाह करते थे और एक ही विवाह से जीवन यापन करते थे। किंतु राजा एवं जमींदार या उच्च वर्ग के लोग एक से अधिक विवाह भी करते थे। ये उच्च वर्गों में ये बात प्रचलित थी बहुविवाह प्रथा, लेकिन साधारण लोग जो है एक ही विवाह करने में अपना जो है वचनबद्धता दिखाते थे। एक महिला को बच्चा न होने पर, बाध्य होने पर या फिर सिर्फ पुत्रियों को ही पैदा होने पर उसे सपत्नी होने का दुर्भाग्य झेलना भी पड़ता था। और ये हमारे समाज के बहुत ही पुराना रीति रिवाज है। अगर कोई लड़की बांझ है या उसको सिर्फ पुत्री हो रहे हैं, तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते थे कि पुत्री होने का क्या कारण है, इसलिए वो दूसरा शादी कर लेते थे। और दूसरे से भी अगर लड़के जन्म नहीं लेता था तो उसको तीसरे शादी कर लेते थे। तो यही देखा जाए तो यहाँ बहुपति विवाह का जो है प्रचलन था। लेकिन साफ शब्दों में आज के आधुनिक युग के लोग जानते हैं कि पुत्री होना कहते हैं पिता पर निर्भर होता है, और ये देखा जाए तो पुत्र या पुत्री होना पिता पर निर्भर होता है। और ये महत्वपूर्ण बात उस समय के लोग नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, इसलिए भी ये प्रावधान सुनिश्चित था। लेकिन देखा जाए तो आज आधुनिक युग में भी ये बातें लोग नहीं समझ पाए हैं कि पुत्री होना किस पे निर्भर होता है, पिता या माता पे। तो यहाँ पर साफ शब्दों में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लड़का होना या लड़की होना ये पिता पर निर्भर करता है,
और इस दौर में विधवाओं की पुण्य विवाह की प्रथा भी प्रचलित था। यानी जो विधवा हो जाती थी, जिनके पति मर जाते थे, उनको भी जो है पुण्य विवाह करवा दी जाती थी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन देखा जाए तो चंद्रगुप्त दो के यानी विक्रमादित्य ने अपने भाई गुप्त की विधवा पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था। तो इससे ये बात साफ साबित होता है कि यहाँ पर पुण्य विवाह जो है प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि चंद्रगुप्त दो ने विक्रमादित्य ने अपने भाई रामगुप्त की विधवा पत्नी से जो है ध्रुव देवी से विवाह किया था। हालांकि ज़्यादातर गुप्त समाज में विधवा विवाह को अधिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर विधवा विवाह कानून सम्मिलित थी। यदि आगे हम बात करें पर्दा प्रथा, तो गुप्त काल में देखा जाए तो पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था। यानी उस समय पर्दा प्रथा की जो है कोई प्रावधान नहीं था। और इसका प्रमाण उस समय की चित्रकलाओं एवं मूर्ति कलाओं और समकालीन साहित्य से हमें मिलती है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। और शायद कुछ उच्च जाति के परिवार में घर से बाहर निकलने पर औरत घूंघट निकालती जरूर थी, यानी घूंघट जरूर करती थी, लेकिन पर्दा प्रथा इतना सख्त नहीं था। क्योंकि इसका कारण ये भी है कि कादम्बरी में पत्र लेखा के बारे में विवरण है कि उसने लाल रंग के कपड़े का घूंघट लगाया था। यद्यपि साधारण जनता में घूंघट प्रथा प्रचलित नहीं था। सिर्फ बड़े घरों में जो है घूंघट प्रथा पे लोग विश्वास करते थे और घूंघट करते थे। तो इसका मतलब देखा जाए तो गुप्त काल में जो है पर्दा प्रथा की जो है बहुत ही कमी देखने को मिली, और या तो थी ही नहीं। तो ये महत्वपूर्ण बात आ जाता है। उसके बाद आता है महिलाओं द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय। देखा जाए तो महिलाओं द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस काल की साधारण महिलाएं सामाजिक कार्य में हाथ बटाती थी, जबकि उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए प्रशासकीय कार्य में भाग लेने के भी अवसर था। यानी देखा जाए तो व्यवसाय में भी अपना हाथ बढ़ाती थी। जैसा कि प्रभावी गुप्त जो कि एक वकाटक की रानी थी एवं चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य की पुत्री थी, उसने अपने राज्य को प्रशासकीय कार्य और सफलतापूर्वक निर्वाह भी किया। तो इस बात से प्रमाण ये मिलता है कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय में महिलाएं जो थी राजनीतिक गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि प्रभावती गुप्त ने ऐसा किया, जो कि चंद्रगुप्त दो यानी विक्रमादित्य की पुत्री थी, और इसने प्रशासनिक कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक निर्वाह किया। तो इससे ये बात साबित हो जाता है कि महिलाओं को जो है व्यवसाय कार्य करने की उस समय छूट थी। उच्च वर्ग की महिलाओं को घरेलू कार्य के अलावा शासकीय कार्य में हर अंतर्ग्रस्त होने के कई उदाहरण हमें मिलते हैं। कहते हैं कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र में रानी के प्रतिनिधि थे, और अमर सिंह द्वारा रचित अमर कोश नामक ग्रंथ में भी इस बात का हमें जिक्र बखूबी मिलती है। जिसे गुप्त शासक काल के दृश्यमान लिखा गया था। शिक्षकों को नाम का उल्लेख भी किया गया है, जिनमें कई शिक्षक महिलाएं थी। यानी उनको शिक्षा देने का भी महिलाओं को प्रावधान था, और महिलाएं शिक्षा भी दिया करती थी बच्चों को। तो ये सारे व्यवसाय जो थे गुप्त काल में विद्वान थी, और इन शिक्षकों को वैदिक ग्रंथ का मंत्रों को लेखिका के रूप में उद्धृत किया गया था। यानी देखा जाए तो इन शिक्षकों को वैदिक ग्रंथकार की सारी बातें इन्फॉर्मेशन पता थी। इसका मतलब था कि इस समय महिलाओं को शिक्षा पर भी जोर दी जा रही थी, और उनके व्यवसाय करने पर भी जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। ये अपना जो है खुला जीवन जी सकते थे। यदि हम यहाँ पर बात करें सती प्रथा की, तो देखा जाए तो गुप्त काल के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति में देखा जाए तो सती प्रथा का अपना एक विशेष स्थान था, और इस काल में सती प्रथा के संकेत तो मिलते हैं, पर औरतों पर सती होने के लिए दबाव नहीं डाला जाता था। ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है गुप्त काल में कि औरतों पर सती होने के लिए दबाव नहीं डाला जाता था। जो स्त्री स्वयं सती होती थी उनको सती कर दी जाती थी, लेकिन दबाव नहीं डाला जाता था। और इस बात का जो है प्रमाण हमें बृहस्पति स्मृति एवं कालिदास रचित शूद्रक और भास में भी सती प्रथा के बारे में उल्लेख मिलते हैं। और इस काल में सती होने का एक प्रमाण तब मिलता है जब 510 ईसा में गोपराज जो कि राजा भानुगुप्त का सेनापति था की पत्नी अपने पति के मृत्यु हो जाने पर मध्य प्रदेश में एरन नामक स्थान पर सती हो गई थी। तो इससे ये पता लगता है कि गुप्त काल में सती प्रथा प्रचलित थी।
क्योंकि राजा भानुगुप्त के सेनापति की पत्नी ने ऐसा ही किया था। तो सती प्रथा तो थी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो दबाव डाल के सती नहीं करवाई जाती थी। तो ये महत्वपूर्ण बात आता है। इवन देखें तो वेश्यावृत्ति भी उस समय काफ़ी प्रचलित था गुप्त काल में, और इस काल में वेश्यावृत्ति भी प्रचलन में था, किंतु इसे अच्छे नज़रियों से नहीं देखा जाता था। वेश्यावृत्ति को समाज गलत नज़रियों से देखता था, और इस काल में वसंत सेना, रागमंजरी एवं चंद्रसेन प्रसिद्ध गायकों में से थी, और इनके इस पेशे को त्याग कर समाज में सामान्य जन की तरह जीवन व्यतीत करने के प्रमाण भी मिलते हैं कि वेश्यावृत्ति करने के पश्चात जो है सभी स्त्री ने अपना सामान्य जीवन भी व्यतीत किया था समाज में रह के, और समाज वालों ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। तो ये देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ प्रमाण मिलते हैं। आगे देखें तो बौद्ध धर्म का स्त्री के प्रति रवैया, चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म का स्त्रियों के प्रति रवैया देखा जाए तो बौद्ध धर्म में आरंभिक काल में बुद्ध ने औरतों के संघ में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। बुद्ध धर्म में आरंभिक काल में बुद्ध ने औरतों के संघ में प्रवेश पर रोक लगाई थी, पर सामान्य बौद्ध धर्म के लोग स्त्रियों के प्रति नर्म भाव रखते थे। समाज में औरतों की दबी हुई अवस्था को देखते हुए अशोक ने महाप्रांतों के एक विशेष वर्ग के स्त्रियों की भलाई कार्य के लिए नियुक्त भी किया था। भलाई कार्य करने के लिए स्त्री की नियुक्त करना अशोक के द्वारा ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अशोक भी जो है बौद्ध धर्म को ही मानता था। देखा जाए तो बौद्ध धर्म में औरतों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, लेकिन बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध की पत्नी ही पहली औरत थी जो बौद्ध धर्म में प्रवेश की थी। बेशक उसके बाद रोक लगा दी गई थी, बट इसका हम कोई सार्थक रूप नहीं देख रहे हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि कई तरह भी की रोक टोक के बावजूद मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बौद्ध धर्म का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रवैया यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं के प्रति थी। उसके पश्चात आता है संपत्ति का अधिकार। कहते इस काल में परिवार के पुरुष को पैतृक संपत्ति का अधिकार होता था। संपत्ति के अधिकार जो था पैतृक था, पिता के बाद पुत्र को और पुत्र के बाद पुत्र को, तो इसे पैतृक कहते हैं। प्रायः औरतें एवं लड़कियां को संपत्ति पर उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं था। औरतें और लड़कियों को जो है अपने पिता के संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था, उनको इन अधिकारों से वंचित किया गया था, और विरासत संबंधी अधिकारों के कारण भी पुरुष स्त्रियों के ऊपर वर्चस्व कायम करने में सक्षम थे। तो कहीं ना कहीं अगर पुरुष यहाँ पर डोमिनेट थे तो रीजंस यही बनता है कि यहाँ पर जो है स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है। आगे हम देखें महिलाओं का अधीनस्थ होना, तो चलिए देखते हैं। महिलाओं को अधीनस्थ होना काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि महिलाओं के अधीनस्थ होने का प्रमुख कारण था कि उनका अपने जीवन यापन के लिए मर्दों पर आश्रित होना। तो रीजंस यही बनता है कि महिलाओं को जो है पुरुषों के ऊपर आश्रित थे, इसी वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। उच्च वर्ग के पुरुष अधिक से अधिक मात्रा में भूमि अर्जित करने लगे, और इस बढ़ी हुई संपत्ति के वजह से बहुविवाह की प्रथा आरंभ हो गई। पैतृक व्यवस्था के कारण पुरुष औरतों को अपनी संपत्ति की वस्तु की तरह समझते थे और स्त्रियों को इसी प्रकार से उपयोग भी करते थे। इस सब का परिणाम यह हुआ कि महिला अपने पति के इच्छा के अनुसार कार्य करने को विवश होती थी, क्योंकि सब के सब औरतें जो थी पुरुषों पर ही आश्रित थी। इसी वजह से उसके बातों को, पुरुषों की बातों को मानना, उसके सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यह भी माना जाता है कि वैश्या एवं क्षुद्र महिलाएं कृषि कार्य के अलावा अन्य लोगों के घरेलू कार्य को भी संपादित करती थी, इसलिए उनकी स्थिति बेहतर थी। वह अपने पति के अधीन नहीं रहती थी। यानी उच्च घरों में तो ऐसा सिस्टम था कि वो पुरुषों पर आश्रित थे, लेकिन देखा जाए तो क्षुद्र और वैश्या जाति के वर्गों में इस प्रकार की प्रावधानता नहीं थी, क्योंकि महिलाएं जो है दूसरे घरों में काम करके अपना जीवन को चलाती थी और अपने पति के अधीन नहीं रहती थी। तो देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहते जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाती थी वो अपने पति के अधीन नहीं रहती थी। आगे देखिए शिक्षा की
महिलाओं की शिक्षा किस प्रकार की थी गुप्त समाज में? तो महिलाओं की शिक्षा, हालांकि गुप्त काल की महिलाओं को धार्मिक एवं वैदिक शिक्षा लेने को रोक दिया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी यह कहना सही नहीं होगा कि इस काल की सभी महिलाएं अशिक्षित थी। कुछ महिलाएं थी जो पढ़ी लिखी भी थी। बेशक यदि देखा जाए तो धार्मिक एवं वैदिक शिक्षा लेने से महिलाओं को रोक जरूर दी गई थी, लेकिन कई महिलाओं ने जो है शिक्षा ग्रहण किया था। वो संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला एवं घरेलू कार्य में माहिर होती थी। महिलाओं को पुराना महाकाव्य, वीर गाथाओं के श्रवण की आज़ादी थी, सुनने की आज़ादी थी, कहने की आज़ादी थी। और इस काल में शीला, भैतरिका जैसी विदुषी भी हुई। ये नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल में कौन सी शिक्षित महिलाएं थी, तो ये आपके समक्ष आ जाता है। शीला, भैतारिका जैसे विदुषी भी हुई, जो गुप्त काल की कई कथाएं बताती है कि बाद की महिलाएं व्यापारिक कार्य को रोकने में भी दक्ष थी, और वो इस सिर्फ स्वयं शिक्षक थी, बल्कि बच्चों को विकसित करने का कार्य भी करती थी। उदाहरण के रूप में वासव दत्ता का नाम लिया जा सकता है। वह इस काल की सिर्फ एक भावुक नायिका ही नहीं थी, बल्कि वह पूर्ण रूप से शिक्षित एवं संस्कारी लड़की भी थी। तो आपके समक्ष 3 नाम आ गया, शीला, भैतारिका और वासव दत्ता। ये सारे के सारे जो औरतें थी वो गुप्त काल में काफ़ी शिक्षित और संस्कारी थी। तो देखा जाए तो महिलाओं की शिक्षा उच्च वर्ग में देने का प्रावधान अवश्य था, लेकिन जो है क्षुद्र वैश्य जातियों में, वर्गों में जो है शिक्षा का प्रावधान नहीं था। देखा जाए तो पोशाक एवं आभूषण, यानी पोशाक एवं आभूषण जो है गुप्त काल में किस प्रकार की थी महिलाओं के लिए? तो इस काल की महिलाएं सूती, ऊनी एवं रेशमी वस्त्र धारण करती थी। ये बहुत ही साधारण बात है, और ये प्रायः महंगा ब्लाउज, कुर्ती पहना करती थी। गुप्तकालीन महिलाएं जो है आभूषण धारण करने की शौकीन थी। आभूषण धारण करने की वो बहुत काफ़ी शौकीन थी, और उनके आभूषण सोना, चांदी एवं हाथी के दांत के बने होते थे। अंगूठियाँ, कंगन एवं हार सामान्य सभी महिलाएं धारण करती थीं, और वह जवाहरात आदि भी पहना करती थी। वो अपने बालों को तरह तरह से संवारा भी करती थी, और बाल पर पुष्प सजा भी की जाती थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस काल की महिलाओं में जो फैशन प्रिय थी, यानी इस समय काल में महिलाएं फैशन भी की करती थी, पुष्प सज्जा भी करती थी, और हर तरह के प्रावधान जो है संवरने के लिए किया जाता है वो सारे कार्य भली भांति करती थी। तो देखा जाए तो यहाँ पर गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति उतार चढ़ाव की स्थितियों से गुजरी है, और देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्धन काल में महिलाओं की स्थिति। वर्धन काल में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी हम आगे बात करेंगे, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करना कहते हैं हर एक व्यक्ति का कर्म होना चाहिए, क्योंकि दूसरे को शेयर करने से आपके मन में शांति मिलेगी, क्योंकि दूसरे का हेल्प करना ही कहते हैं ना एक महत्वपूर्ण बात होता है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा सुना ही होगा आप लोगों ने। तो इस बात को जो है इग्नोर मत कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और आपको तो पता है कि सब्सक्राइब करने से आपका मोबाइल स्पेस बढ़ेगा नहीं, लेकिन समय समय पर जो है वीडियो अवश्य मिलेगा, और आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको जो है आगे बढ़ना है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।